तो जय हिंद विद्वानों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बेहतर ही होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी तक हमने मार्क्स के जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में हमने लगभग सारे थिंकर पढ़ लिए हैं। हमारे पास दो पॉलिटिकल थिंकर या कह सकते हैं आधुनिक थिंकर बचे हुए हैं, जिनमें एक है श्रीमान एंटोनियो ग्रामशी जी और दूसरे हैं हमारे जॉन रॉल्स जी। इनके एक दो सिद्धांत ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, उनको समझना है। उसके अलावा इनकी बुकें समझनी है और इनका एक्चुअली ये सोचते क्या थे, इनका दृष्टिकोण क्या था या इनका थॉट क्या था, वो हमको समझना है। कोई बहुत बड़े थिंकर नहीं है, परंतु इम्पैक्ट काफी है इनका, इसलिए इनको हमको पढ़ना होगा। ठीक है, इनको पढ़ने में हमको महत्वपूर्ण चीजें ध्यान रखनी है कि ग्रामशी और रॉल्स, ये दो जो थिंकर है, इनकी बुकें बहुत महत्वपूर्ण है और इनके कुछ सिद्धांत बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, जहां से हमको प्रश्न आते। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। एंटोनियो ग्रामशी, किसकी बात करते हैं? एंटोनियो ग्रामशी की बात करते हैं। तो जो एंटोनियो ग्रामशी है, एक्चुअली ये भी एक प्रकार के मार्क्सवादी थिंकर है। कैसे थिंकर है? एंटोनियो ग्रामशी भी मार्क्सवादी थिंकर है, परंतु मार्क्सवाद से थोड़ा सा हटकर ये विचार रखते हैं, या थोड़ा सा इनका विचार थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि इन्होंने एक अधिपत्य का सिद्धांत दिया था। ठीक है, अधिपत्य का सिद्धांत बोले या इसको हम हेजीमनी की थ्योरी भी कहते हैं। ये जो सिद्धांत है ये ग्रामशी का है, और ध्यान रखिएगा यही सिद्धांत आगे जाके नव मार्क्सवाद या फ्रैंकफर्ट स्कूल जो हम देखते हैं उसको भी प्रभावित करता है। ठीक, आगे हम देखेंगे एक फ्रैंकफर्ट स्कूल था जो एक्चुअली मार्क्सवादी ही विचार को आगे प्रमोट करता है, परंतु इसमें हल्का सा मार्क्स और हल्का सा हीगल और बीच में थोड़ा सा ग्रामशी, इन तीनों को मिला के एक नया नव मार्क्सवाद हमको देखने को मिलता है। क्लियर? चलिए, तो अगर बात करें एंटोनियो ग्रामशी की, तो एंटोनियो ग्रामशी जो व्यक्ति है, ये एक ऐसा क्रांतिकारी व्यक्ति जो कहां पैदा हुआ है, जो पैदा हुआ है आपके, अगर आपको पता होगा, इटली। इटली में पैदा हुआ ये व्यक्ति है और इसकी एक पार्टी है जिसको क्या कहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली। ठीक, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना आपने देखा था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया जो था, उसी तरीके से ये व्यक्ति भी अपनी एक पार्टी खड़ी करता है। कहां पर? इटली में। परंतु वहां जो इटली का शासक होता है, कौन? मुसोलिनी। मुसोलिनी इसको जेल में डालता है और जेल में बहुत सारे पत्र लिखता है। और वो जो पत्र है या जो लेख है, पत्र ना कह के उन्हें लेख कह सकते हैं, बहुत सारे लेख लिखता है। बाद में इसके जो शिष्य कहे या इसके जो चेले कहे या इसके जो अनुयायी कहे, उन सभी लोगों ने उन सभी पत्रों को इकट्ठा किया और उनकी एक बुक बनाई, और उस बुक का नाम, जो सबसे महत्वपूर्ण बुक है, द प्रिजन नोटबुक। प्रिजन का मतलब होता है जेल, तो जेल में लिखी गई किताब। तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण बुक कौन सी है? द प्रिजन नोटबुक। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, ये आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रश्न में देखने को मिलेगी। ठीक, इसका हेजीमनी का सिद्धांत और इसकी द कौन सी, प्रिजन नोटबुक, ये दो ऐसी चीजें हैं जो बेसिक से हमको देखने को मिल जाएंगे। कहां पर? पेपरों में। चलिए आगे बात करते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें ग्रामशी की, तो ग्रामशी कब का विचारक है? एक आधुनिक विचारक है और एक ऐसा विचारक है जिसका जन्म कब हुआ है? 1891 के आसपास इसका जन्म होता है। कहां पर? इटली में। तो बेसिक से ये यूरोप का ही विचारक है, परंतु इटली में लगभग हम कह सकते हैं 19वीं सदी का विचारक है। और ये वो दौर है जब इटली में क्या चल रहा है? मुसोलिनी का शासन चल रहा है, और मुसोलिनी किसी भी प्रकार के ऐसे विचारक जो क्रांति की बात कर रहा है उसको नहीं झेलेगा, या कह सकते हैं उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक, उसको कहां डाल देगा? जेल में डाल देगा। इसलिए कहा जाता है कि गांधी इसीलिए आंदोलन कर पाए क्योंकि गांधी भारत में थे, या गांधी उदारवादी थे। ये जो ब्रिटिश थे वो उदारवादी थे, या कह सकते हैं मॉडर्न उदारवादी कह सकते हैं, जो लिबरलिज्म जो आया उसको मानने वाले थे। इसलिए गांधी क्या कर पाए? इतना प्रोटेस्ट कर पाए, आंदोलन कर पाए। अगर गांधी गलती से इटली में पैदा हुआ होते और उस समय जिस तरीके से ग्रामशी प्रोटेस्ट कर रहे थे मुसोलिनी के खिलाफ, वैसे यार गांधी करते तो गांधी भी इसी की तरह जेल में होते और जेल के अंदर ही मर जाते।
क्लियर? तो बेसिक सी बात क्या है, कब पैदा हुआ, ध्यान रखिएगा, कोई बहुत लंबे टाइम में सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, 40-45 साल की एज में इनके एक्सपायर हो जाते हैं, क्योंकि ये 1891 में पैदा होते हैं और 1937 में इनकी क्या जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक, अगर इनके बारे में बात करें तो ये कैसे है, ये एक मार्क्सवादी विचारक है। कैसे विचारक है, मार्क्सवादी विचारक है, क्योंकि ये भी क्या चाहते हैं, ये भी समाजवाद या कह सकते हैं जो पूंजीवाद जो है उस पूंजीवाद के खिलाफ है और कहीं ना कहीं मार्क्सवाद के नजदीक है या मार्क्सवाद से प्रेरित है, परंतु कंप्लीटली मार्क्स की तरफ नहीं है, कंप्लीटली मार्क्स की तरह नहीं है जो कैसे कह रहा है कि हथियारों के दम पे क्रांति करेंगे। यही फर्क आ जाता है, ये भी क्रांति की बात कर रहा था, माओ भी क्रांति की बात कर रहा है, लेनिन भी क्रांति की बात कर रहा है, परंतु सबकी क्रांति अलग अलग है। अगर मार्क्स की क्रांति की बात करें तो मार्क्स की क्रांति से ना तो राज्य रहेगा और ना ही पूंजीपति। ये कहते हैं कि बिल्कुल सही बात है कि पूंजीपतियों को हटाना है, और उस पूंजीपति को हटाने के लिए लेनिन ने अलग तरीका निकाला, माओ ने अलग तरीका निकाला, और एक ग्रामशी एक अलग तरीका निकालता है जिसको हम कहते हैं सांस्कृतिक अधिपत्य या आधिपत्य का सिद्धांत या हेजिमनी। ठीक है, इसको प्रधानता का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, प्रधानता भी कह सकते हैं, अधिपत्य भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, अभी हम आगे देखेंगे क्या है। ठीक है, क्लियर? चलिए, अगर इनके प्रमुख योगदान की बात करें, क्योंकि प्रमुख योगदान ग्रामशी जी का क्या है, तो ग्रामशी जी का जो प्रमुख योगदान है, इन्होंने मार्क्सवाद को, जो मार्क्सवाद है जो ये कहता है कि संस्कृति जैसी कोई चीज होती नहीं है, ये सबका सब पूंजीवादियों ने शोषण करने के लिए बनाया है। विचार कुछ नहीं होते, सब कुछ भौतिकता होती है, भौतिकता से ही विचार उत्पन्न होते हैं। तो अगर जो ये विचार है ये सब भौतिकता से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा मानना हमारे श्रीमान मार्क्स जी का है। जबकि हमारे जो एंटोनियो ग्रामशी जी भाई साहब है, ये क्या कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, सांस्कृतिक और बौद्धिक दृष्टिकोण से ही क्या होगा, मार्क्सवाद का विस्तार होगा। जो मार्क्स जो चाहते हैं उस मार्क्स को भौतिकता के आधार पर ना होके सांस्कृतिकता के और बौद्धिकता के आधार पर होते हैं। जैसे कि इसको आप इस तरीके से समझेंगे, मार्क्स क्या कहता है, मार्क्स कहता है कि क्रांति कौन लेके आएगा, मार्क्स कहता है कि क्रांति श्रमिक वर्ग लेके आएंगे। ठीक, श्रमिक वर्ग आएंगे, वो क्रांति करेंगे। ये कहता है कि आज तक आपने कहीं पर देखा है कि श्रमिक जो मजदूर है उन्होंने कहीं क्रांति करी है? जितनी भी क्रांतियां हुई है इतिहास में उठा के देख लो, तो वो क्रांति अगर हुई है तो वो बौद्धिकता के आधार पर ही हुई है। जब बुद्धिजीवियों के ने प्लानिंग प्लॉटिंग करके कल्चर के आधार पर ही क्या करी है, अधिपत्य स्थापित करा है, और उस तरीके से क्रांति हुई है। यहां तक कि ये तो ये भी मानते हैं कि यूरोप में जो पूंजीवाद है, वो पूंजीवाद भी इसीलिए क्या है, एग्जिस्ट करता है, वो पूंजीवाद भी इसीलिए पुलिस हो रहा है क्योंकि वहां का जो समाज है, उस समाज ने उस पूंजीपति समाज का या उस पूंजीपति जो विचारधारा है उसका आधिपत्य स्थापित हो चुका है। इसलिए ये भी कहता है कि क्रांति नहीं हो सकती कहां पर, इन पूंजीपति देशों में, तब तक जब तक वो जो समाज है जो पूंजीपति का फेवर कर रहा है, जब तक वो समाज किसका फेवर ना करे, साम्यवाद का, या किसका फेवर ना करे, सोशलिज्म का फेवर ना करेगा, तब तक नहीं होगी। बेसिक सी बात है कि ये वैचारिक क्रांति की बात हमको करते हुए दिखाई देते हैं कौन, श्रीमान एंटोनियो ग्रामशी जी। क्लियर? ये भौतिकता से हटकर किसकी बात करते हैं, सांस्कृतिक परिवर्तन की, और वो कब होगा, बौद्धिकता के आधार पर। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा आगे देखेंगे, बेसिक सा आप समझिए यहाँ पे। क्लियर? अगली बात क्या कहते हैं, ये कहता है कि सांस्कृतिक आधिपत्य और जैविक बुद्धिजीवियों की, इन्होंने दो अवधारणा दी, ध्यान रखिएगा, ये दो ही अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है, इसको रट लीजिए, ध्यान रख लीजिए, बुद्धि में सेट कर लीजिए। कौन सी दो सिद्धांत है एंटोनियो ग्रामशी की जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है? एक कौन सा है, सांस्कृतिक अधिपत्य का, जिसको हम कल्चरल हेजिमनी कहते हैं। ठीक, दूसरा है जैविक बुद्धिजीवी का। ये दो सिद्धांतों को समझाता है, इसके आधार पर ये क्रांति करने की बात करता है। एक्चुअली ये भी सोशलिज्म चाह रहा है, ये भी साम्यवाद चाहता है, पर मार्क्स वाला साम्यवाद, वो झगड़ा वाला साम्यवाद नहीं। ये पहला व्यक्ति है जो ये कहता है कि लड़ाई झगड़े से क्रांति नहीं हो सकती, अगर क्रांति करनी है तो उसके लिए बौद्धिकता का इस्तेमाल, बुद्धि का इस्तेमाल, विचार का इस्तेमाल, तर्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जब तक बुद्धि का इस्तेमाल, तर्क का इस्तेमाल, विचार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक क्रांति होगी ही नहीं। आप पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए। अगर भारत की क्रांति की बात करें तो भारत में जो क्रांति हुई है वो तब हुई है जब भारत का जो मिडिल वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है,
उसके वो बाहर गया, विदेशों में पढ़ा, और उसने जो जो पढ़ के आया, उसके जो बौद्धिक विकास हुआ, उस बौद्धिक विकास में उसने समाज के अंदर लोगों को समझाया, और समाज उनके उस बौद्धिकता के आधार पर क्या करेगा, काम करेगा, और फिर जाके क्रांति हो सकती है। ये कहता है कि जो बौद्धिजीवी है, यही बौद्धिजीवी आगे जाके साम्यवादी दल के रूप में काम करेंगे, और यही साम्यवादी दल क्या होगा, क्रांति लेके आएगा। ये इसका मेन कंसेप्ट है, किसका, एंटोनियो ग्राम्शी का। देखिए, किसी भी थिंकर को ऐसे नहीं पढ़ना है कि उसने बहुत बहुत हवा है, कुछ नहीं होता है। कोई भी थिंकर होता है, उसका एक मेन की पॉइंट होता है, एक की सिद्धांत होता है, की चीज होती है। उस की पॉइंट को या उस मेन चीज को समझ जाएंगे तो पूरा का पूरा सिद्धांत या पूरा का पूरा थिंकर हमका हमारे सामने समझते हुए आ जाता है। क्लियर? तो इसके महत्वपूर्ण योगदान है, बेसिक सी चीजें थोड़ा थोड़ा मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट क्या है, अगर इसका ऐतिहासिक संदर्भ देखे तो बेसिक सी चीज क्या है, ये बंदा कहां, फांसीवादी इटली में कैद है। कहां था, फांसीवादी इटली। इटली में कौन है, मुसोलिनी का शासन है, और मुसोलिनी ने इसकी इन्हीं बातों से, इसी प्रकार का इसका विचार था क्रांति का, कि कहीं ये व्यक्ति क्या ना करे, समाज को प्रभावित ना करे, समाज को उत्साहित ना करे, और समाज के बुद्धिजीवी वर्ग, ध्यान रखिएगा आज की डेट में एक कंसेप्ट चला हुआ है, अर्बन नक्सल। जो अर्बन नक्सल की आइडियोलॉजी है कि बुद्धिजीवियों को क्या करो, कम्युनिज्म की तरफ जोड़ो, और जो बुद्धिजीवी होंगे वो बुद्धिजीवी लोगों को प्रभावित करेंगे। तो बेसिक सी इंडिया का जो अर्बन नक्सल है, वो तो नक्सल और दोनों से कनेक्ट करता है। वो कहीं सामने बुद्धिजीवी बात करते हैं, बैक हैंड में क्या करते हैं, क्रांति की बात करते हैं। परंतु जो ये अर्बन नक्सल का जो मेन कंसेप्ट है, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो हेजिमनी का सिद्धांत है, किसका, ग्रामशी का, आधिपत्य का सिद्धांत है, किसका, ग्रामशी का, उससे कहीं ना कहीं हमको प्रभावित देखने को मिलता है। क्योंकि ये सब लोग भी क्या करते हैं, इंटेलेक्चुअल लेवल पे इक्वलिटी की बात करते हैं। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कि कई जितने भी आप कम्युनिस्ट देखेंगे, जो बड़े बड़े प्रोफेसर है, वो कभी हिंसा की बात नहीं करेंगे, वो आइडियोलॉजिकली बात करेंगे, तर्क के आधार पर बात करेंगे, और उसके आधार पर किसको कंडम करेंगे, कैपिटलिज्म को कंडम करेंगे। तो इसी तरीके से ये भी कहता है कि क्या है, जो भी समस्याएं है, उन समस्याओं के समाधान का आधार बुद्धि से और संस्कृति के आधार पर ही हमको संभव है। क्लियर? दूसरा क्या है, इन्होंने अपनी प्रमुख रचनाएं लिखी। ध्यान रखिएगा, इन्होंने अपनी जो प्रमुख रचनाएं वो कहां लिखी है, जेल में ही लिखी है। ठीक, और अगर देखा जाए तो जो असमानता का, जो ग्रामशी का जो विचार है, सामाजिक असमानता और सांस्कृतिक आंदोलन, वही समाज में असमानता है, क्योंकि इकोनॉमिकल आधार पर कुछ लोग बहुत अमीर है, कुछ लोग बहुत गरीब है। तो इस तरीके से सोसाइटी में क्या हो रखी है, सोसाइटी के अंदर एक असमानता उत्पन्न हुई है, और इसी असमानता को दूर करने के लिए क्रांति की आवश्यकता है। और वो क्रांति की किससे होगी, सांस्कृतिक आंदोलन के द्वारा वो क्रांति होगी। जब लोग, जैसे जैसे आपने देखा माओ ने क्या करा, समाज, जो गांव के लोग थे, उन किसानों को क्या करा, सांस्कृतिक आधार पर उनको कनेक्ट करा, परंतु उसने तो हथियार उठाने के लिए कनेक्ट करा। ये क्या कहता है कि हथियार उठाने की जरूरत ही नहीं है। अभी आगे आधिपत्य का मैं इसको समझाऊंगा। क्लियर? यहां तक किसी कोई समस्या, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, फिर हम आगे चलते हैं ग्रामशी की रचनाओं पे। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई प्रश्न हो, अगर यहां तक क्लियर है तो लिखिए जय हिंद, ताकि हम आगे बढ़ सके। शोभा जी का क्लियर है, पिंकी जी का क्लियर है। चलिए विद्वान, आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें इसकी किताबों की, तो इसकी कुछ किताबें बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ किताबें बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण किताब है जो मैंने आपको बताई थी, कौन सी, प्रिजन नोटबुक। ये प्रिजन नोटबुक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, किसकी, एंटोनियो ग्राम्शी की। ठीक है, इसी बुक में ये क्या करता है, इसका जो क्रांति का सिद्धांत है उसको ये देता है। बेसिकली कब की है, प्रिजन नोटबुक, जेल में लिखी गई किताब, और इसका क्या है, कब से कब का टाइम टेन्योर है, 1929 से 1935 के बीच में। एक मिनट होल्ड करना। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था,
पहली बुक कौन सी है? प्रिजन्स नोटबुक 1929 से 1935। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बुक है। ये वही बुक है जो उसने जेल में लिखी है, पहली चीज। दूसरी क्या है? यही वो बुक है। कभी कभी प्रश्न आता है कि क्यों, किस बुक में इसने अपने सांस्कृतिक अधिपत्य के सिद्धांत और जैविक बौद्धिजीवी के सिद्धांत की क्या करी है, बात करता है। तो किस में करता है? ये इसी जो प्रिजन्स नोटबुक है, इसमें हमको ये दोनों सिद्धांत देखने को मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, साथ में जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है, उस ऐतिहासिक भौतिकवाद का जो विचार है, उस विचार से भी कहीं ना कहीं संबंध बिल्कुल, जो मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद का विचार है, उस विचार को कहीं ना कहीं ये उतना उस लेवल तक फॉलो नहीं करता है, या उस लेवल तक इसको नहीं मानता है। ठीक है, क्लियर? दूसरा इसकी बुक कौन सी है? दूसरी बुक का नाम है लेटर्स फॉर प्रिजन। ये भी क्या है, इसमें क्या है, व्यक्तिगत और राजनीतिक पत्र है इसके, जिसके विचार, जिसमें इसमें क्या है, इसका पूरा जो फिलोसॉफिकल दर्शन है वो देखने को मिलता है। तो दोनों ध्यान रखिएगा, लेटर ऑफ प्रिजन, ये जो लेटर ऑफ प्रिजन है, इन्हीं को इकट्ठा करके क्या बनाई गई है, प्रिजन्स नोटबुक बनाई है। और कब से कब तक की लेटर है? 1929 से 1935 तक की लेटर है। क्लियर? इसके बाद एक और है प्री प्रिजन राइटिंग। इसमें क्या है, इसमें इसकी पत्रकारिता और सार्वजनिक लेख है, जैसे द ऑर्डिन न्यूवो, ये जो प्रकाशित हुए थे, ये कुछ लेख है, और सामाजिक आंदोलन और श्रमिक वर्ग से संबंधित है। बेसिक्स इतना ध्यान रखिएगा, इसकी महत्वपूर्ण कौन सी बुक है? प्रिजन्स नोटबुक है। ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। इसकी डेट याद रखो, इसमें कौन कौन सिद्धांत दिए थे, सांस्कृतिक आधिपत्य का सिद्धांत, जैविक बौद्धिजीवी का सिद्धांत, ये दो सिद्धांत है जो इसने इसमें दिए थे। क्लियर? इसके बाद अगर हम भारत की बात करें, तो भारत के संदर्भ में जो ग्रामशी के विचार है कि भारत में जाति, धर्म, सांस्कृतिक प्रभुत्व विशेष रूप से उपयोगी। भारत में जाति व्यवस्था है, उसका भी अपना इम्पैक्ट है, कल्चर है ना, धर्म है, उसका भी अपना इम्पैक्ट है, साथ में क्या है, जो संस्कृति है, उसका भी अपना इम्पैक्ट है। तो इन सबको लेकर जब साथ में लेकर जब भारत की जो क्रांति की गई थी, उस क्रांति में जो अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था, वो ध्यान रखिएगा, गांधी जी के आने से पहले उसमें उतनी धार नहीं थी। गांधी जी के आने के बाद उसमें इतनी धार इसलिए मिली क्योंकि गांधी जी ने उसमें जाति, धर्म, संस्कृति, इन सबको इकट्ठा करके क्या किया था, समाज के बीच गए थे, और फिर समाज का क्या आया था, समर्थन आया था। तो बौद्धिक रूप से लोगों तक लोग पहुंचे। जब लोगों को ये बताया गया कि जो सब सारी समस्या है ये लोग कर रहे हैं और इनको के खिलाफ क्या करना पड़ेगा, हमको विरोध करना पड़ेगा, तब जाके ध्यान रखिएगा भारत की क्रांति। इसलिए गांधी जी को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि वो अगर गांधी जी नहीं होते तो कम से कम भारत के अंदर 10 से 15 लाख ज्यादा लोग मारे जाते। ठीक, गांधी जी का असहयोग, जो इनका जो वो था ना, कौन सा, अहिंसा का विचार, उस अहिंसा के विचार ने कम से कम भारत के 10 लाख लोगों की जान बचाई है। ठीक है, क्योंकि आप अंग्रेजों से कितना लड़ लेंगे। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए अब ग्रामशी के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को देखते हैं कि ग्रामशी के महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन कौन से। तो अगर ग्रामशी के महत्वपूर्ण सिद्धांत की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है उसका, सांस्कृतिक अधिपत्य का सिद्धांत या कल्चरल हेजिमनी का। ठीक है, जहां पे क्या कहता है, सिंपल सी बात क्या कहता है, शासन वर्ग जो है उसको वैचारिक और सांस्कृतिक माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक, दूसरा इसका क्या है, जैविक बौद्धिजीवी का सिद्धांत है। तीसरा इसका युद्ध की रणनीति, और चौथा इसका ऐतिहासिक भौतिकवाद है। इन 4 सिद्धांतों के ऊपर पूरा का पूरा ग्रामशी टिका हुआ है। ठीक, अब इन सिद्धांतों को एक एक करके हम पढ़ते हैं कि ये सिद्धांत क्या क्या बात करते हैं और कैसे कैसे ये सिद्धांत ग्रामशी ने जो दिए थे क्या ये कह रहा है। बेसिक चीज मैं आपको लगभग समझा चुका हूं शायद, परंतु फिर भी एक बार हम इसको हर एक चीज से देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्या आता है, कल्चरल हेजिमनी या सांस्कृतिक अधिपत्य सिद्धांत। इससे पहले वाला क्लियर है सबका? चलिए, अगर हम सांस्कृतिक अधिपत्य हेजिमनी की बात करते हैं तो सिंपल सी क्या कहता है कि जो शासक वर्ग है, कोई भी सोसाइटी में अगर कोई शासक वर्ग किसी सोसाइटी को के ऊपर अधिपत्य किया हुआ है तो वो इसलिए नहीं किया हुआ है कि उसके पास क्या है, शक्ति है, उसके पास क्या है, बंदूक की शक्ति है, उसके पास क्या है, तलवार की शक्ति है। क्योंकि तलवार की शक्ति, बंदूक की शक्ति से आप कुछ समय तक ही क्या कर सकते हैं, शासन कुछ समय तक ही आप शासन कर सकते हैं।
अगर आपको पीसफुली शासन करना है तो आपको उनके ऊपर कल्चरली या सांस्कृतिक रूप से उनको क्या करना पड़ेगा, अपने साथ लेना पड़ेगा, या जो जितने भी बुद्धिजीवी है उन बुद्धिजीवियों को अपने साथ लेना पड़ेगा। और जब वो बुद्धिजीवी ये बात कहेंगे कि ये जो शासन है ये बहुत ही बेहतरीन है, बहुत अच्छा है, जब वकील ऐसा कहेंगे, जब प्रोफेसर ऐसा कहेंगे, जब टीचर्स ऐसा कहेंगे, जब जज ऐसा कहेंगे, ब्यूरोक्रेट्स ऐसा कहेंगे, क्योंकि यही वो समाज है जो क्या है, जिनके पास बौद्धिक क्षमता है, या जिनके पास बौद्धिक क्या है, बौद्धिक विकास हुआ है। और हर ऐसे लोगों का समाज ऐसे लोगों की बातों को मानता है या ऐसे लोगों को एडमायर करता है। अब मान लिया जाए कि मैं आज की डेट में आपको किसी चीज की तारीफ करूं, तो कहीं ना कहीं हल्का सा आपके दिमाग में क्या रहेगा कि यार ये वाला बंदा ये बात बोल रहा है तो सही होगा। तो इस तरीके से जब जो शासन है उस शासन को लोग क्या करे, उसका आधिपत्य स्वीकार कर ले। आधिपत्य कैसे स्वीकार करेंगे, बंदूक के दम पे नहीं, तलवार के दम पे नहीं, बल्कि विचारों के और संस्कृति के दम पे करें, तब वो शासन क्या होता है, स्मूथली मूव करता है। और क्रांति के लिए भी ये यही बात करता है, अपने हेजीमनी के सिद्धांत में ये यही बात करता है कि हमको बंदूकों से या तलवारों से क्रांति नहीं करनी है। हमको क्या करना है कि समाज के अंदर जो सोसाइटी है और जिस सोसाइटी का क्या है वर्चस्व है, जिसको ज्यादा से ज्यादा लोग जिसकी बात समझते हैं, जिसकी बात सुनते हैं, उनको साम्यवादी विचार से ओतप्रोत करना पड़ेगा। वकील हमारे साथ होंगे, प्रोफेसर हमारे साथ होंगे, डॉक्टर्स हमारे साथ होंगे, जज हमारे साथ होंगे, ठीक है। ऐसे जो भी समाज में जिनका क्या है, अपना एक स्ट्रक्चर है, अपना एक स्टैंड है, अपना एक क्या है, अपनी एक प्रेजेंस है। और जब वो लोग क्या कहेंगे, वो लोग परिवर्तन की बात कहेंगे, तो वो परिवर्तन धीरे धीरे समाज के नीचे के लोग उसका समर्थन करेंगे। और जब इस तरीके से एक समय आएगा जब समाज का हर एक वर्ग उस क्रांति के विचार से समर्थन कर रहा होगा, उस क्रांति के विचार को क्या कर दे रहा होगा, सपोर्ट दे रहा होगा, तो जो सत्ता है उसके पास ये ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि उसको सत्ता छोड़नी पड़ेगी। और फिर वो जो बुद्धिजीवी है, जो समाजवाद की बात कर रहे हैं, जो साम्यवाद की बात कर रहे हैं, फिर वो सत्ता में आएंगे और फिर जो एक्चुअल इक्वलिटी है उसको लेके। ये भी पूंजीपति का विरोधी है, ठीक है, परंतु वो उसके लिए क्रांति की भी बात करता है, परंतु कैसी वाली क्रांति, बौद्धिक क्रांति। कैसी क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति। क्योंकि ये जो है, ये कहता है कि जो विचार है वो ऊपर से नीचे छनता हुआ आएगा। अब आप देखोगे कि अगर कोई भी, मान लिया कोई अनपढ़ आदमी बात कर रहा है कि सरकार खराब है, सरकार गलत कर रही है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो कोई सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। तो कौन सुनेगा? जब मान लिया जाए गांव का कोई मुखिया बात कर रहा है, या गांव से किसी की सरकारी नौकरी लगी है वो बात कर रहा है, कोई प्रोफेसर बात कर रहा है, ठीक है, कोई डॉक्टर बात कर रहा है, कोई अकेडमिशियन बात कर रहा है। जब वो लोग बात करेंगे तो समाज उनकी बात को सुनेगा, समाज को लगेगा कि नहीं यार ये बात कह रहा है, सही कह रहा होगा। तो जब ऐसे लोग आएंगे तब जाके क्रांति हो सकती है। क्रांति मात्र भौतिक आधार पर नहीं होती है। क्रांति कैसी होती है? सांस्कृतिक आधार पर होती है। और प्रभुत्व स्थापित करना पड़ेगा। और वो प्रभुत्व कौन स्थापित करेंगे? वो लोग करेंगे जिनका समाज में ऑलरेडी वर्चस्व है। और जब वो लोग ही क्रांति करेंगे। क्रांति हमेशा बुद्धिजीवी वर्ग करेगा, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग के पास प्रॉपर प्लानिंग के लिए बुद्धि है। वो प्लानिंग कर सकते हैं, प्लॉटिंग कर सकते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, ये सारे लोग ही करेंगे। क्लियर? चलिए, ठीक, क्या कह रहा है? शासक वर्ग अपनी विचारधारा को सामान्य ज्ञान के रूप में स्थापित करेगा। बेसिक सी बात क्या कह रहा है? बेसिक सी बात कह रहा है कि जो साम्यवादी दल है या जो शासक वर्ग है, शासक वर्ग क्या करता है? कहीं पर भी अगर उसको अपनी विचारधारा को क्या करना है, मनवाना है, तो क्या करेगा? अपनी विचार सामान्य, उसको ये कहेगा कि ये जो आइडिया है, ये जो विचार है, यही एक्चुअली में नॉलेज है। उसका जो विचार है, उसका जो थॉट है, उसको ही वो नॉलेज की तरह क्या करता है, लोगों के बीच में स्पेंड करता है। वो तब जाके शासन वर्ग अपना शासन चला सकता है।
और अगर शासन वर्ग को हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो विचार है, लोगों के अंदर ये भरोसा जताना पड़ेगा कि ये सिस्टम गलत है और ये सिस्टम को चेंज किया जा सकता है, तब सही होगा। और ये नीचे से नहीं होगा बल्कि ऊपर से होगा। वो लोग क्रांति कहां से कर रहे हैं, नीचे से कर रहे हैं। वो तो बुद्धिजीवी, मार्क्स तो कहता है कि दो ही वर्ग है। कौन कौन से, एक पूंजीपति एक श्रमिक। यहां पर ये क्या कहता है कि नहीं, दो नहीं, तीन वर्ग है तो है ही है कम से कम। एक वर्ग कौन, तो पूंजीपति है तो अपना फायदा कर रहा है, दूसरा तो श्रमिक है। उसके बाद ये कहता है कि बुद्धिजीवी वर्ग कहां गया, मध्यम वर्ग कहां गया। असली क्रांति तो यही बुद्धिजीवी, यही मध्यम वर्ग ही करेंगे। क्लियर। लवी जी क्या करे, अहिंसावादी थे क्या। देखो कोई भी मार्क्सवादी होगा वो अहिंसावादी तो हो नहीं सकता। बस ये है कि उस लेवल का मार्क्सिज्म नहीं है जिस लेवल का क्या है मार्क्स के अंदर था, माओ के अंदर था। वहां से थोड़ा सा इनसे सॉफ्ट व्यक्ति है, विचार की बात करता है कि बैठ के विचार करेंगे, तर्क करेंगे, फिर उसके आधार पर हम अपनी बातों को रखेंगे, समाज को अपनी बातों को मनवाएंगे। और ऐसा समाज तब मानेगा जब बुद्धिजीवी वर्ग, जो अधिक शिक्षित वर्ग है, वो ये बात करेगा। तो खुद ब खुद एक समय आएगा कि सबके सब लोग क्या करेंगे, उस बात से सहयोग, उस बात से सहमत हो जाएंगे। क्लियर। अगला क्या कहता है, यह समाज के मूल्यों, विश्वासों और संस्कृति के माध्यम से होगा। क्या क्रांति कैसी होगी, जब हम क्या करेंगे, जो समाज के मूल्य है, मेन उनकी जो परंपराएं हैं, जो उनकी जो जिससे उनका सोसाइटी चल रही है, जब उन मूल्यों पे बात होगी और जब समाज का उनके ऊपर ट्रस्ट आएगा, और जो कब होगा, जब उस संस्कृति के माध्यम से ये संभव हो सकता है। तो ये जो क्रांति जो करेगा, ये जिसका हेजिमनी का सिद्धांत के आधार पर, वो कब संभव है, जब समाज के मूल्यों की बात की जाएगी, उनका विश्वास जीता जाएगा। और ये कब होगा, ये संस्कृति के माध्यम से या संस्कृति के माध्यम से ही हो पाएगा। संस्कृति का मतलब समाज में जो आम सहमति है, आम विश्वास है। जब तक वो आम विश्वास नहीं जागेगा तब तक क्रांति संभव नहीं है। उदाहरण के लिए क्या कहता है कि पूंजीवादी समाज में उपभोक्तावाद को बढ़ावा देना। पूंजीवादी समाज में क्या है कि पूंजीवादी समाज इस लेवल का क्यों हुआ है, क्योंकि वहां पर उन्होंने जो उपयोगितावाद है, या जो कहते हैं कि जो पदार्थ, जो कहते हैं ना मेटलिस्ट, क्या बोलते हैं उसको, भौतिकवादी, ठीक है, वो सोसाइटी में लोगों के अंदर ये भाव आ गया है कि अपना फायदा कैसे हो। ये भाव सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति का ही नहीं है, पूंजीपति के द्वारा मध्यम वर्ग और नीचे वाला हर एक व्यक्ति क्या हो गया है, हर एक व्यक्ति उपभोक्तावादी हो गया है। तो समाज के अंदर ही उपभोक्तावाद हो गया है, इसलिए पूंजीवाद सर्वाइव कर पा रहा है। जिस दिन समाज के अंदर ये उपभोक्तावाद समाप्त हो जाएगा, उस दिन खुद ब खुद समाज, जो पूंजीपति समाज है, वो ढह जाएगा। तो उसको ढहाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो उपभोक्तावाद है, जो हर एक व्यक्ति में है, कहां पर, यूरोप में। इसलिए यूरोप में क्रांति ही नहीं हो सकती, क्योंकि वहां के लोगों में पूंजीपतियों ने और उपभोक्तावाद ने अपनी हेजीमनी स्थापित कर ली है। और जब तक वो हेजीमनी रहेगी, वहां पर पूंजीवाद फलिष्ठ होगा। और अगर इटली में क्या करना है, ये जो तानाशाही सरकार है, इसको हटाना है, तो इसको हटाने के लिए समाज को जागृत करना पड़ेगा, समाज के मूल्यों की बात करनी पड़ेगी, उनकी स्वतंत्रता की बात करनी पड़ेगी, उनकी फ्रीडम की बात करनी पड़ेगी, उनकी। और ये कब होगा, जब वहां का बुद्धिजीवी वर्ग इसके बारे में बात करेगा, जब वहां का बुद्धिजीवी वर्ग इसका सपोर्ट करेगा, तो उनसे ही लोग क्या होंगे, प्रभावित होंगे। तो एक समय क्या होगा कि ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा देश क्या हो जाएगा, जो साम्यवादी विचार है उससे ओतप्रोत हो जाएगा। और जब ऐसा स्थिति आ जाएगी तो शासक खुद ही अब या तो हट जाएगा या उसको लोग हटा देंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्या कहता है, महत्व क्या है कि शासक वर्ग बल के बजाय सहमति से शासन करेंगे। अब देखो इससे क्या होगा कि जब अधिपत्य हो जाएगा, तो अब जो है, अब सोसाइटी है, सोसाइटी का जो विचार है वो एक विचार है सबका, तो अब सबका विचार है, मतलब सहमति है। तो ये क्या कहता है कि जब हेजिमनी होगी, कल्चरल हेजिमनी होगी, वहां पर हर कोई व्यक्ति क्या करेगा, अपने जो सोसाइटी, जो रूल होगा वो सहमति से होगा, ना कि क्या होगा कि किसी व्यक्ति का क्या होगा वहां पर कि वो कोई व्यक्ति आके क्या कर रहा है, अपनी बात मनवा रहा है, ऐसा नहीं होगा। क्लियर। क्या कर रहा है ये कि शासक वर्ग बल के बजाय किस पे बात करेगा, सहमति पे बात करेगा।
ध्यान रखिएगा, ये उदाहरण के तौर पे कहता है कि भारत में जो उपनिवेश काल में ब्रिटिश शिक्षा और संस्कृति को प्रभुत्व है। अब भारत में उपनिवेश काल आज भी हम देख रहे हैं, आज भी हमारे बीच में क्या है, हम आज भी इंग्लिश को क्या करते हैं, इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। क्यों? क्योंकि इंग्लिश ने भारतीय समाज में हेजीमनी स्थापित कर दी है। हर छोटा से छोटा व्यक्ति को यह लगने लगा है कि अगर इंग्लिश नहीं होगी तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए इंग्लिश की हेजीमनी भारत में स्थापित हो गई है। भारत के लोगों को यह लगने लगा है कि जो ब्रिटिश है वो हमसे ऊपर के है, ये सोसाइटी के अंदर घर कर गया है, इसीलिए जो उपनिवेशवाद है उस उपनिवेशवाद को हम क्या कर रहे हैं, झेल रहे हैं। क्योंकि जो हमारी शिक्षा है उस शिक्षा को अंग्रेजों ने डिजाइन ही इस तरीके से किया है कि वो उपनिवेश के क्या है, जो उपनिवेश वाली संस्कृति है उसको क्या करे, उसकी प्रभुत्व का स्वीकार करे। आज की डेट में देखा होगा कि भारत में लोग पढ़ते किसके लिए है, नौकर बनने के लिए, पढ़ते किसके लिए कि हमारा घर चल जाए। और ये कंसेप्ट किसका है, वही इस एजुकेशन सिस्टम को ब्रिटिशों ने इस तरीके से डिजाइन किया है। उनकी उपनिवेश जो व्यवस्था थी वहां पर एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा लाया है ताकि सोसाइटी के अंदर उनके विचारों की हेजीमनी बन सके। वहां के वकील उनके फेवर में बात कर रहे हैं, जज उनके फेवर में बात कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी मीडिया है उनके फेवर में बात कर रही है। तो ये जो ये उपनिवेश इतने साल रहा, इसके पीछे कहीं ना कहीं उस समाज की हेजीमनी भी तो थी। क्लियर है ना, समझ में आया? नेक्स्ट क्या कहता है, शासन वर्ग की सहमति साथ में क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए सांस्कृतिक क्षेत्र में संघर्ष आवश्यक है। सांस्कृतिक क्षेत्र में संघर्ष होना चाहिए, ना कि ऐसा। सांस्कृतिक क्षेत्र में संघर्ष कैसे, विचारों का संघर्ष, बैठ के डिस्कशन करेंगे कि तेरा ये थॉट है, मेरा ये थॉट है, मैं तो ये कह रहा हूं। तो जब विचारों जो जीतेगा और वो विचार जब सेपरेट होगा तो वही विचार क्या करेगा, वही विचार धीरे धीरे लोगों को क्रांति के लिए या परिवर्तन के लिए तैयार करेगा। ध्यान रखिएगा, इसका मेन मकसद भी क्या है कि इटली में जो मुसोलिनी की सरकार है उस सरकार को हटाकर वहां पे साम्यवादी दल का शासन स्थापित किया जा सके। और उसके लिए क्या कहता है, पहले समाज को तैयार करना पड़ेगा, समाज के अंदर कल्चरल हेजीमनी लानी पड़ेगी। और जब समाज उस कल्चरल हेजीमनी के अंदर होगा, उस सांस्कृतिक अधिपत्य के अंदर होगा, तो वो खुद ब खुद क्या हो जाए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अधिपत्य का नकारात्मक मतलब नहीं है। अधिपत्य का मतलब ये नहीं किसी ने हमारे ऊपर कंट्रोल कर लिया है, नहीं। यहाँ पर अधिपत्य का मतलब है कि सांस्कृतिक रूप से आप उससे कनेक्ट हो रहे हैं। क्लियर, आगे बढ़े। तो ये क्या था, ये हमारा हेजीमनी का सिद्धांत था। उम्मीद है आपको सांस्कृतिक हेजीमनी का सिद्धांत समझ में आया होगा। क्लियर, किसी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़े, किसी को कोई डाउट कोई प्रश्न हो तो पूछिए। चलिए नेक्स्ट इसका क्या है, नेक्स्ट इसका जो विचार है, इसका थॉट है, उसको कहते हैं जैविक बुद्धिजीवी। क्या कहते हैं, जैविक बुद्धिजीवी की अवधारणा या जैविक बुद्धिजीवी का विचार। इसका मानना क्या है, ये सिंपल सी बात को मानता है, सिंपल सी विचार रखता है। ये क्या कहता है कि देखिए जो बुद्धिजीवी है वो क्या होते हैं, किसी भी वर्ग में वो क्या होते हैं, उस वर्ग की आवाज होते हैं। ठीक, आपने देखा होगा कि किसी भी मोहल्ले में, किसी भी गांव में, किसी भी बस्ती में चले जाओ, समाज की आवाज के रूप में कौन बात कर रहा होता है, बुद्धिजीवी वर्ग बात कर रहा होता है। आप गांव में चले जाइए, गांव में आपको जो सबसे तगड़ा आदमी होगा वो मीटिंग में बैठता है, वो बात करता है। ठीक है, घर में आप देखिए जो सबसे बुद्धिजीवी आदमी होता है, लोग उसकी बात मानते हैं। तो समाज के अंदर ये होता ही है कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है लोग उसकी बात मानते हैं। ठीक है, और ये बुद्धिजीवी वर्ग, इसी बुद्धिजीवी वर्ग को क्या कहता है, जैविक बुद्धिजीवी कहता है या ऑर्गेनिक इंटेलिजेंस कहता है। ठीक है, क्लियर। और क्या कहता है, ये सिंपल सी बात समझ में क्या, लवी जी क्या कह रहे हैं कि सर लॉक हमारे सिलेबस में नहीं है क्या, नहीं, लॉक हॉब्स रूसो हमारे सिलेबस में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो पहली चीज क्या है, पहली चीज क्या है, जैविक बुद्धिजीवी में सिंपल सी बात क्या कहता है कि बुद्धिजीवी वो कौन है कि जो किसी वर्ग से निकलकर उसकी आवाज बने, सिंपल सी बात। दूसरी बात क्या कहता है कि पारंपरिक बुद्धिजीवियों में किसको रखता है, विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर जैसे लोगों को क्या रखता है, उसमें रखता है जो विश्वविद्यालय के मतलब बड़े इंटेलेक्चुअल लेवल के लोग, उनको क्या कहता है, यही जैविक बुद्धिजीवी है। ये कहता है कि इनकी भूमिका क्या है कि समाज में जागरूकता और परिवर्तन लाना इनका सबसे बड़ा क्या होता है, काम होता है। क्योंकि समझदार लोग जो होगा, बुद्धिजीवी व्यक्ति होगा, वो दिखेगा कि समाज में क्या समस्याएं हैं, तो वही व्यक्ति उसकी क्या बनेगा, आवाज बनेगा, और वही कहेगा कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। इसीलिए क्या कहता है कि जो समाज में जो जागरूकता है, जो परिवर्तन है, वो कौन लेके आता है, यही बुद्धिजीवी वर्ग लेके आता है। कोई भी क्रांति उठा के देख लो दुनिया की, बुद्धिजीवी वर्ग के बिना कोई भी क्रांति होना संभव ही नहीं है। ऐसा कौन कहते हैं, ऐसा हमारे श्रीमान जी एंटोनियो ग्राम्शी भाई साहब कहते हैं। क्लियर। अगली बात क्या कहता है, ये उदाहरण देते हुए समझाता है कि मजदूर वर्ग के लिए यूनियन नेता सामाजिक कार्य, ये कहता है कि आप कह रहे थे, आप सिंपल सी बात ये कहता है कि आप आज की डेट में आपने देखा बहुत सारी क्या है, यूनियन बनी हुई है, बहुत सारी क्या बनी हुई है, यूनियन बनी हुई है। अब वो यूनियन को कोई ना कोई लीडर क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, कोई ना कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। अब जो लीड कर रहा है वो भी तो यही बुद्धिजीवी है, और वो लीड कर रहा है, उसकी बात पूरे का पूरा यूनियन मान रहा है। जिस तरीके से पूरा का पूरा यूनियन एक यूनियन लीडर की बात मानता है, इसी तरीके से समाज के अंदर भी समाज अपने बुद्धिजीवियों की बात मानता है, और यही बुद्धिजीवी वो हो बुद्धिजीवी है जो आगे जाके साम्यवादी दल की स्थापना करेंगे, और साम्यवादी दल का जो विचार होगा ये इन्हीं बुद्धिजीवियों के द्वारा समाज में आएगा, और समाज फिर क्या करेगा, अपनी जो असमानताएं हैं उस असमानता को दूर करने की बात करेगा, और उस असमानता को दूर करेगा, जिसके लिए बुद्धिजीवी वर्ग का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और वो बुद्धिजीवी वर्ग कौन है, साम्यवादी दल उसको ये कहता है। क्लियर। आगे बढ़े। अगर भारतीय संदर्भ में बात करें तो भारतीय संदर्भ में कहता है, मतलब क्या कहता है कि भारतीय समझने के लिए देखेंगे, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है वो आज की डेट में बुद्धिजीवी थे, और दलितों के लिए जो भी आरक्षण, जो भी हम देखते हैं जो आरक्षण हुआ है SC ST के लिए, तो ये SC ST की आवाज किसने उठाई, बी आर अम्बेडकर ने। और हर किसी ने बी आर अम्बेडकर की बात को क्या कर लिया, मान लिया। क्यों, क्योंकि वो इस लेवल के इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे कि लोगों ने उनकी हेजिमनी को क्या करा है, उनके आधिपत्य को क्या करा है, स्वीकार करा है, और उनका ये मानना है कि ये व्यक्ति हमारे अधिकारों के लिए लड़ रहा है, इसलिए हम इसके साथ हैं। आज की डेट में आप देखेंगे जो SC समाज है, इस SC समाज ने अपना आपको क्या कहते हैं, भीम, जय भीम सुना होगा आपने, जो जय भीम का जो नारा दे रहे हैं वो यही वाले बी आर अम्बेडकर है। इस लेवल का इंपैक्ट ऐसे समाज में इनका है कि ये इनको भगवान के समतुल्य मानते हैं। बिल्कुल मानना भी चाहिए क्योंकि इन्होंने इनके लिए किया है। तो ये किसकी आवाज है, इन्हीं की आवाज है। तो ऐसे लोग ही, इनको ये बुद्धिजीवी कह रहा है, और यही लोग हैं जो समाज में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये कहता है कि इस तरीके के लोग जब मिलेंगे, इस तरीके के मैक्सिमम लोग जब मिलेंगे, उनसे जो समाजवादी विचार को कनेक्ट करते हुए साम्यवादी दल होगा, तब हमारा क्या होगा, तब हम कह सकते हैं कि हम परिवर्तन कर सकते हैं। और ऐसे लोगों को क्या कहता है, ऐसे लोगों को ये बुद्धिजीवी वर्ग या जैविक बुद्धिजीवी कहता है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है कि समकालीन उदाहरण अगर देखे तो सामाजिक आंदोलन में जितने भी सोशल आंदोलन होते हैं, उन सोशल आंदोलन को कोई ना कोई व्यक्ति लीड कर रहा होता है, और उस जो व्यक्ति लीड कर रहा होता है उसके अंदर अपनी एक बौद्धिक क्षमता होती है, अपनी एक बौद्धिक पावर होती है, और उसी बौद्धिक पावर को का इस्तेमाल करके लोगों के बीच में अपनी डोमिनेंस क्रिएट करता है, और लोग उसकी डोमिनेंस को स्वीकार करते हैं और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी तरीके से जब समाज के अंदर बुद्धिजीवी वर्ग समाज को लीड करेंगे और समाज फिर उनके साथ चलेगा, तो फिर वो जो कल सांस्कृतिक रूप से जो परिवर्तन आ रहा होगा वही देश में क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। तो ये तानाशाही गवर्नमेंट है कहाँ की, इटली की, इसको बदल सकता है।
क्लियर? तो ये था इसका जैविक बौद्धिजीवी का सिद्धांत। इसके बाद इसकी क्या है, युद्ध की रणनीति। अब ये कहता है कि युद्ध कैसा होना चाहिए, तो उस युद्ध की रणनीति के लिए ये क्या कहता है, इसके प्रॉपर विचार है किस पे, युद्ध की रणनीति पे। ठीक है, इसको ये वॉर ऑफ पोजिशन या युद्ध की रणनीति कहते हैं। बौद्धिजीवी का विचार समझ में आया? किसी को कोई डाउट, कोई प्रश्न है उसमें तो पूछ सकता है। अगर क्लियर है तो जय हिंद लिख के आगे बढ़ते हैं। शोभा जी का क्लियर है? आयुषी का क्लियर है? चलिए अगला समझते हैं इसकी युद्ध की रणनीति है। अगर इसकी युद्ध की रणनीति की बात करें तो सबसे पहले क्या कहता है, ये कहता है युद्ध की स्थिति। तो ये कहता है कि युद्ध की स्थिति कैसी होगी, सिंपल सी बात को समझाता है। ये क्या कहता है कि दीर्घकालीन सांस्कृतिक और वैचारिक संघर्ष। क्या कहता है कि बहुत लंबे टाइम से जब सांस्कृतिक और वैचारिक संघर्ष होगा समाज के अंदर, युद्ध की स्थिति कब बनती है, युद्ध की स्थिति तब बनती है जब समाज के अंदर बहुत लंबे समय से क्या हो रहा हो, सांस्कृतिक और वैचारिक संघर्ष चल रहा हो, तो फिर हमारी युद्ध की स्थिति या वॉर की पोजीशन क्रिएट होती है। क्लियर? क्या कह रहा है कि जब क्या होगा समाज के, जैसे भारत का अगर आप आंदोलन देखें तो भारत के अंदर बहुत लंबे टाइम से वैचारिक और सांस्कृतिक विद्रोह था। किसके खिलाफ? ब्रिटिशों के खिलाफ। ध्यान रखिएगा, ब्रिटिशों से हम बंदूक के दम पे नहीं जीत सकते थे। जीत सकते थे तो वो कैसे थे, वो प्रॉपर हमको, जितने हमारे जो सुभाष चंद्र बॉस थे उनके विचारों के आधार पर भी जीत सकते थे, परंतु उसमें नुकसान बहुत भयंकर होता, पता नहीं कितने लोग मारे जाते। परंतु भारत ने सांस्कृतिकता के आधार पर, वैचारिकता के आधार पर धीरे धीरे हर एक व्यक्ति तक क्रांति का बीज बो दिया। हर एक व्यक्ति क्रांति के लिए तैयार हो गया। और जब हर एक, कितनों से लड़ोगे तुम? आपको 500 लोग खड़े, गांधी जी ने 10,000 की फौज खड़ी नहीं करी, कर सकते थे, कोई समस्या नहीं थी, युद्ध लड़ सकते थे, परंतु गांधी जी ने हर एक व्यक्ति को क्रांतिकारी बना दिया, हर एक व्यक्ति तक वो पहुंच गए। तो ये क्या है, क्योंकि उनकी जो वैचारिक हेजिमनी थी, जो समाज के अंदर युद्ध की स्थिति थी, कि वहां युद्ध की स्थिति का मतलब क्या है इसका, कि जब वैचारिक और सांस्कृतिक संघर्ष जिस समाज में चल रहा हो, तो वहां कह सकते हैं कि यहां पर क्या है, यहां पर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पहली चीज। दूसरी चीज क्या कहता है कि समाज की विचारधारा को बदलने के लिए शिक्षा, मीडिया और संस्कृति का उपयोग किया जाता है। जब भी युद्ध की स्थिति हो या ऐसा हो कि हमको क्या करना है, समाज में कोई परिवर्तन, ध्यान रखिएगा शासन का परिवर्तन भी समाज का परिवर्तन ही है। अगर लोकतंत्र से अधिनायक तंत्र आ रहा है तो वो भी, मैंने आपको अरस्तु में बताया था कि वो क्रांति बताता है इनको, कि समाज में जब भी परिवर्तन हो रहा है वो समाज में ही परिवर्तन हो रहा है। अगर राजतंत्र से क्या आ रहा है, लोकतंत्र आ रहा है, तो वो भी समाज में परिवर्तन हुआ है। लोकतंत्र से अधिनायक तंत्र आ रहा है तो वो भी समाज में परिवर्तन हुआ है। जब भी समाज में परिवर्तन करना हो तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, ये कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। लोग जब तक शिक्षित नहीं होंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि उनके राइट्स क्या है। आगे हम देखेंगे, जब हम रॉल्स पढ़ेंगे वहां पे एक चीज आएगा, अज्ञानता का पर्दा। और वो अज्ञानता का पर्दा, वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, जब लोगों के अंदर शिक्षा ही नहीं है, वो शिक्षित ही नहीं है, तो उनके अंदर भी वो अज्ञानता का पर्दा ही रहता है वो। तो इसलिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और शिक्षा के बाद उसका प्रचार, ध्यान रखिएगा, भारत के में गांधी जी को सबसे बड़ा इतना इंपैक्ट इसलिए था क्योंकि गांधी जी ने न्यूज़पेपर चलाए थे। ठीक, तो गांधी जी अपने आप में एक तरीके से प्रॉपर पेपर चलाते थे। आपने देखा होगा एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था, बाल गंगाधर तिलक, उनके मराठा और केसरी प्रॉपर पेपर चलते थे। तो ये जो है, ये सोसाइटी में चेंज करने के लिए शिक्षा के साथ साथ मीडिया का भी क्या है, बहुत बड़ा योगदान है। और संस्कृति का तो समाज के जो मूल्य है उनका तो अपना स्थान होता ही होता है।
उदाहरण के लिए, भारत के उदाहरण समझने के लिए कि भारत में स्वतंत्रता संग्राम में सांस्कृतिक जागरूकता कैसे हुई, जब लोगों के अंदर शिक्षित किए गए और समाज के अंदर जो क्या हुआ वो विचार पहुंचाए गए। जितने भी पेपर्स थे, चाहे वो गांधी हो, चाहे वो कोई जितने बड़े बड़े थिंकर जो ये क्रांतिकारी थे, इन्होंने अपने अपने पेपरों में लेख लिखने शुरू करे और वो लेख समाज के बीच में पहुंचे और समाज उससे जागृत हुआ और फिर हर एक व्यक्ति अपने आप में क्रांति के रूप में तैयार होता है। ठीक है, तो यही स्थिति ये कहां चाहते थे, सेम ऐसी ही स्थिति ये चाह रहे थे कि कहां पर हो, जर्मनी में, सॉरी इटली में भी हो। क्लियर? जैसे उदाहरण के लिए गांधी का सत्याग्रह, सॉरी युद्ध की गतिशीलता, वॉर ऑफ मैनूवर, युद्ध की गतिशीलता में क्या कहता है कि त्वरित और प्रत्यक्ष क्रांति से स्वतंत्र विद्रोह। ये कहता है कि त्वरित और प्रत्यक्ष क्रांति कब होती है, जब सशस्त्र विद्रोह, एकदम से क्रांति दो प्रकार की क्रांति बोलता है। एक क्या हो रही है, एक त्वरित क्रांति होती है, एकदम से क्रांति, यहां पर क्या होगा, हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा, आपस में लोग लड़ेंगे, शस्त्रों का इस्तेमाल होगा, वो भी है त्वरित और प्रत्यक्ष क्रांति। दूसरी क्या है, दूसरी क्रांति है जो ग्रामशी क्या करता है, वो ये जो क्रांति है, कौन सी, त्वरित क्रांति जो है, ये उतनी पावरफुल नहीं होती है, परंतु जो क्रांति कैसी होती है, जो क्रांति सांस्कृतिक आधार पर होगी वो क्रांति ज्यादा पावरफुल होती है रदर देन किस क्रांति के, सशस्त्र विद्रोह वाली क्रांति के। क्योंकि सशस्त्र विद्रोह से आपने माना एक समाज चेंज कर दिया, अब जिसने हथियारों के दम पर सत्या हथियाई है कि वो समाज के लिए काम नहीं करेगा, कुछ समय के लिए भले ही कर सकता है, फिर वही वैसा ही हो जाएगा। तो इसलिए हर एक व्यक्ति को जागरूक करना पड़ेगा, हर एक व्यक्ति तक वो विचार पहुंचाना पड़ेगा और उस विचार को तर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, चिंतन के आधार पर पहुंचाया जा सकता है। क्लियर? ठीक है, इसको इसने बहुत महत्वपूर्ण बताया, गांधी का सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन। जो सत्याग्रह और जो असहयोग आंदोलन है, ये क्या है, ये भी आंदोलन का एक प्रकार ही था। यहां पर क्या है, यहां पर हथियार नहीं लिए थे, लोगों को बताया गया था कि हम क्या नहीं करेंगे, हम आपके जो आप जो कह रहे हैं उसका असहयोग करेंगे, हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। ठीक, और सत्याग्रह हम बैठ गए कि नहीं भाई हम आपकी बात से सहमत नहीं है, हमारे विचार ये है, आपके विचार ये है, आओ बात करो, अगर हम गलत है तो बताओ। तो ये क्या है, ये क्रांति ही तो है एक तरीके की, इससे समाज जागृत होता है। इसलिए जो हथियारों के द्वारा की गई क्रांति है, उस हथियारों के द्वारा की गई क्रांति उतनी प्रभावी ग्रामशी नहीं मानता है जितनी प्रभावी कौन सी है, जब लोग, हर एक व्यक्ति वैचारिक रूप से क्या हो, क्रांति के लिए तैयार हो, वो ज्यादा पावरफुल क्रांति हो। ठीक है, क्लियर? अगर बात करें तो ये था इसे क्रांति से संबंधित कि क्रांति कैसे, क्यों, किस लिए होती है, ये इसके विचार थे। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अब इसके थोड़ा सा मार्क्सवादी दर्शन की बात करते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ये मार्क्सवादी विचारक है, तो ये इसमें और मार्क्स में क्या क्या डिफरेंट है, कैसे कैसे डिफरेंट है, इसमें हम थोड़ी सी बात करेंगे। चलिए, अगर बात करें ग्रामशी के मार्क्सवादी दर्शन की, तो सिंपल सी विचार है कि जो मार्क्सवाद का इसने क्या करा है, मार्क्सवाद के विचार को ही इसने आगे बढ़ाया है। ग्रामशी भी अपने आप में एक मार्क्सवादी विचारक है और मार्क्स के विचार या मार्क्स के थॉट को क्या कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है। बस फर्क इतना है कि ग्रामशी ने मार्क्स का जो आर्थिक दृष्टिकोण है, कौन सा दृष्टिकोण है, जो आर्थिक दृष्टिकोण है, इस आर्थिक दृष्टिकोण में सांस्कृतिक और वैचारिक आयाम को जोड़ दिया है। समझ में आ रहा है? ये सिर्फ आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर क्रांति देख रहा था, कौन, मार्क्स। ग्रामशी क्या कहता है कि आर्थिक दृष्टिकोण में मानता हूं असमानताएं हैं, पर क्रांति का ये जो युद्ध वाला, जो बंदूक वाला, संघर्ष वाला रास्ता है, ये व्यवहारिक नहीं है। कुछ टाइम तुम कर लोगे फिर समस्या होगी। मेन चीज पे काम करो, जड़ पे काम करो। जड़ है समाज, और समाज को इन लोगों ने, इनका आधिपत्य है, इसलिए समाज इनका शासन मान रहा है। तो समाज को पहले ये भरोसा दिलवाओ कि ये जो लोग बैठे हुए हैं ये लोग गलत है। और जब समाज के अंदर वो जो क्रांति का विचार है, वो विचार की जब आधिपत्य हो जाएगा, जब उस विचार की हेजिमनी हो जाएगी, तो जो शासक वर्ग है वो शासन करने में स्वतः ही असमर्थ हो जाएगा। या तो उसको छोड़ना पड़ेगा या समाज उसको क्या कर देगा, वहां से हटा देगा। क्लियर? आगे बढ़ते, क्या करा, ग्रामशी ने मार्क्स के आर्थिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक विचारधारा के आयाम को जोड़ा। ठीक है, विचारधारा और सांस्कृतिक को सामाजिक परिवर्तन का आधार माना। इसने क्या कहा कि जो विचारधारा है,
थॉट, आइडिया, मार्क्सिज्म का आइडिया, मार्क्स का विचार, मार्क्सवादी विचार, साम्यवाद का विचार, समाजवाद का विचार, इक्वालिटी का विचार, ये जो विचार है ये विचार ज्यादा प्रभावशाली होते हैं किसमें? समाज के अंदर परिवर्तन करने में। इसलिए कोई भी परिवर्तन होता है वो विचार के आधार पर होता है। ये विचार को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, इसलिए खुद कहता है कि विचारधारा और संस्कृति को सामाजिक परिवर्तन का आधार माना है इसने, ग्रामशी ने। ठीक है, तो क्या कहता है कि जो विचारधारा बहुत महत्वपूर्ण है और संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है, इसके आधार पर ही समाज में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, जब तक अगर आपने लड़ाई झगड़ा करके या आपने क्रांति करके कर दिया तो वो उतना व्यवहारिकता से काम नहीं करेगा। पहली चीज क्लियर। दूसरा क्या है? सामाजिक परिवर्तन। अगर सामाजिक परिवर्तन की बात करें तो क्या कहता है? क्रांति के लिए केवल आर्थिक परिवर्तन प्राप्त नहीं है। समझ में आ रहा है? क्या कह रहा है कि समाज में परिवर्तन चाहिए, तो खुद कह रहा है कि अगर हमको क्रांति करनी है तो सिर्फ हमको आर्थिक परिवर्तन प्राप्त नहीं है, हमने आर्थिक रूप पे परिवर्तन कर दिया तो क्रांति हो गई, नहीं। ये क्या कहता है कि इसके लिए सांस्कृतिक रूप से परिवर्तन होना चाहिए। जब तक समाज के अंदर, उनके मूल्यों के अंदर, उनके व्यवहार के अंदर ये परिवर्तन नहीं आएगा, जब तक जो साम्यवादी विचार है वो साम्यवादी विचार सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, तब तक क्रांति संभव नहीं है। तो पहले सोसाइटी से वो साम्यवाद का जो विचार है, इक्वलिटी का जो विचार है, जस्टिस का जो विचार है, फ्रीडम का जो विचार है, वो विचार समाज तक पहुंचाया जाए और समाज उस विचार को एक्सेप्ट करे, और वो पहुंचाने का काम कौन करेगा? वही बुद्धिजीवी जिनकी लोग क्या करते हैं? बात मानते हैं। क्योंकि उनकी लोग बात मानते हैं तो इस विचार को पहुंचाने के लिए हमको किसका इस्तेमाल करना चाहिए? उस ही बुद्धिजीवी वर्ग का। ठीक, और उन्हीं बुद्धिजीवी वर्गों के द्वारा साम्यवाद की या जो मार्क्स के विचार की, जो समाजवाद की, जो साम्यवाद कह रहे हैं, इसकी अधिपत्य जब समाज के अंदर होगी तब वास्तविक क्रांति होगी। क्लियर? क्या कह रहा है कि क्रांति के लिए केवल आर्थिक परिवर्तन नहीं, सांस्कृतिक परिवर्तन भी जरूरी है। समझ में आ रहा है? एक साथ क्या कहता है? जैसे भारत में जाति और धर्म पर आधारित विचारधारा विशेष है। भारत में कितनी भी समझ तुम कर लो, कितनी भी तुम इक्वलिटी की बात कर लो, कितनी तुम जस्टिस की बात कर लो, कितनी तुम आरक्षण की बात कर लो, भारत के समाज के अंदर जातिवाद है। जब तक भारत के समाज के अंदर से, उसके संस्कृति से जातिवाद समाप्त नहीं होगा, तब तक जातिवाद समाप्त नहीं हो सकता। और इसके लिए क्या करना, कैसे होगा? जब समाज के हर एक व्यक्ति के अंदर ये भाव जगे। और ये भाव कब जगेगा? जब समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो खुल के आगे आके इस पे बात करेगा। और जिस दिन समाज का हर एक व्यक्ति इस जातिवाद को समझ पाया, तब ये जातिवाद समाप्त हो सकता है। सिर्फ कहने से नहीं होगा, उसके लिए हमको अपनी एजुकेशन सिस्टम ऐसा बनाना पड़ेगा, हमको शिक्षा व्यवस्था ऐसी बनानी पड़ेगी, हमको अपनी नीतियां ऐसी बनानी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें है। ठीक है, क्या कहता है कि भारत में जाति और धर्म आधारित विचारधाराओं का विश्लेषण है। आज भी भारत में जाति के आधार पर पार्टियां बनी हुई है। क्यों? क्योंकि जातियां समाज के अंदर घर कर गई है। आज भी धर्म के आधार पर, धर्म तो नहीं कहना चाहिए, पंथ के आधार पर भारत के अंदर वोट पड़ते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत गहरी बात इसलिए कहता है क्योंकि ये समाज के आखिरी व्यक्ति को भी क्या करना चाहता है? उस साम्यवादी विचार से कनेक्ट करना चाहता है, तब क्रांति हो सकती है। वरना ये खाल तुमने सत्ता हटा के बिठा दिया, किसी दूसरे को आ गया, वो दूसरा फिर वही करेगा। क्लियर? अगर इसकी आलोचना की बात करें तो कुछ मार्क्सवादी ग्रामशी को कम क्रांतिकारी मानते हैं। क्यों कम क्रांतिकारी मानते हैं? क्योंकि ये हिंसक क्रांति पर क्या नहीं करते? जोर नहीं देते। ये ग्रामशी की थोड़ी सी आलोचना उनको देखने को मिलती है कि लोग क्या कहते हैं कि भाई ये व्यक्ति उतना बड़ा क्रांतिकारी नहीं है, क्योंकि ये मार्क्स की तरह हिंसक क्रांति की बात नहीं कर रहा है। अगर ये हिंसक क्रांति की बात करता तो लोग इसको क्या कहते हैं कि भाई ये मार्क्सवादी है। तो इसकी मार्क्सवादी ने इसकी थोड़ी आलोचना करी और कहा ये कम क्रांतिकारी है, क्योंकि ये
हिंसा की बात नहीं कर रहा, लड़ाई से क्रांति की, हिंसक क्रांति की बात नहीं कर रहा, बल्कि बौद्धिक क्रांति की बात कर रहा है, विचारों की बात कर रहा है, विचारों की हेजीमनी की बात कर रहा है। उस आधार पर क्रांति लाना चाह रहा है, ना कि मार्क्स की तरह, माओ की तरह बिल्कुल हथियार लेके क्रांति की बात करता है। क्लियर? तो ये हमारे ग्रामसी जी भाई साहब थे। अब इन्हीं ग्रामसी जी भाई साहब का थोड़ा सा विचार भारतीय आधार पर हम देखेंगे, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। क्लियर? चलिए, यहां तक किसी को समस्या, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। क्लियर है तो लिखिए जय हिंद, ताकि हम आगे बढ़ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, धन्यवाद। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रामसी के विचारों का भारत के संदर्भ में महत्व। क्योंकि ग्रामसी का जो विचार है, कहीं ना कहीं इंडिया के कंटेक्स्ट में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वो इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि ग्रामसी क्या कहता है, अगर इसकी सांस्कृतिक आधिपत्य की बात करें, इसका मेन कंसेप्ट है क्या? सांस्कृतिक आधिपत्य में। तो उसमें क्या कहता है कि भारत में जाति, धर्म और लिंग के आधार पर प्रभुत्व है समाज के अंदर। इसलिए समाज के अंदर लिंग आधार पर आज भी क्या है, पर्दा प्रथा जो देखने को मिलती है, वो समाज के अंदर गलत चीजें है। जाति, आज भी जाति के आधार पर समाज चल रहा है, आज भी धर्म के आधार पर समाज चल रहा है। और जब तक इनका प्रभुत्व होगा, समाज में समस्याएं होगी, और जिस दिन इनका प्रभुत्व हटेगा उस दिन चेंज हो जाएगा। ठीक। दूसरा क्या कहता है ये, उदाहरण के लिए मीडिया और शिक्षा स्वर्ण विचारधारा का प्रभाव है, और मीडिया और जो है शिक्षा है, उसमें किसका प्रभाव है? जो अपर क्लास है, उस अपर क्लास का इंपैक्ट दिखता है। उसके एजुकेशन सिस्टम सब कैसा बना है अपर क्लासों के लिए, कि किस तरीके से आप जाके उनके फेवर में काम करेंगे, उनके लिए काम कर पाएंगे। और मीडिया अगर देखा जाए तो भारत का मीडिया भी क्या है, कंप्लीटली उसके ऊपर हेजीमनी किसकी होती है? सोसाइटी की होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि मीडिया में एक मौलवी को बिठा देंगे, एक पंडित को बिठा देंगे और उनको भिड़वा देंगे आपस में। क्यों? क्योंकि समाज उसको देखता है, उससे टीआरपी मिलती है, उसको देखना बंद कर देंगे तो बिठाना बंद कर देंगे। वो क्यों बिठा रहे हैं? क्योंकि उनको उससे टीआरपी मिल रही है। तो ये सोसाइटी का माइंडसेट है, और सोसाइटी का यही माइंडसेट को क्या करना होता है? बदलने की बात कौन करता है? ग्रामसी करता है। ठीक। दूसरा, अगर जैविक बौद्धिजीवियों की बात करें तो सामाजिक आंदोलन के जो जितने भी कार्य करता है, गांधी हो गया, तिलक हो गया, अंबेडकर हो गया, नेहरू हो गया, ठीक है, पटेल हो गया, ये सब कौन है? ये वही जैविक बौद्धिजीवी है जिनकी ये क्या करता है? बात करता है। तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े पर्यावरण, आजकल आपने सुना होगा अनिल जी, क्या उनका नाम, एक है नहीं, एक पर्यावरण, क्या है उनका नाम? अनिल, ऐसे कुछ है, अनिल क्या है, ठीक है, वो हो गए आपके हमारे जितने पर्यावरण से संबंधित हो गए या दलित आंदोलन से संबंधित हो गए, ये सारे के सारे लोग कौन है? ये सारे के सारे लोग वही है जिनका अपने समाज में प्रभुत्व है, या अपनी सोसाइटी में अपने जो उनका जो एरिया क्षेत्र ऑफ इंटरेस्ट है उसमें उनकी चलती है, इसलिए लोग उनकी बात मानते हैं। फिर चाहे वो पर्यावरण में संबंधित हो, फिर चाहे वो क्रांति से संबंधित हो, फिर चाहे वो दलित आंदोलन से संबंधित हो, जिस भी क्षेत्र में हो, ये जो जैविक बौद्धिजीवी है इन लोगों ने ही काम किया है, और ये लोग ही काम करते हैं। क्लियर? अगर आधुनिक प्रासंगिकता की बात करें तो ग्रामसी के विचारों में डिजिटल युग में सोशल मीडिया और जन जागरूकता के लिए उदाहरण के लिए आज की डेट में देखो, सोशल मीडिया हर एक व्यक्ति तक पहुंच गया है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया ने क्या कर दिया है? अपनी हेजीमनी स्थापित कर दी है लोगों के ऊपर। आज उसके सोशल मीडिया के बिना कोई रह ही नहीं पा रहा। आज की डेट में सोशल मीडिया से इलेक्शन तक क्या किए जा रहे हैं? मैनिपुलेट किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में कहीं ना कहीं लोगों, समाज के बीच में क्या कर ली है? अपनी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस स्थापित कर ली। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा समाज के अंदर एक बीच में एक वो चला था, क्या बीच में एक आंदोलन चला था बहुत तगड़ा वाला, वो क्या था? मी टू। आपने सुना होगा, क्या था? मी टू। ये क्या हुआ? जब समाज के अंदर एक विचार आया कि यार ऐसे भी हो सकता है, तो महिलाओं ने जिनके साथ कुछ गलत होता था वो हैशटैग मी टू करके सोशल मीडिया में डालने लगे। बहुत सारे लोगों के ऊपर मी टू के आरोप लगे।
मीटू का मतलब कि मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी जो खुल के बोल नहीं पा रही थी, अपने साथ जो गलत हुआ वो बोल नहीं पा रही थी। पर जब ऐसी विचारधाराएं ऊपर से बुद्धिजीवी लोगों ने, ऊपर से समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने जब धीरे धीरे अपने आप को समाज के सामने रखा कि हमारे साथ भी हुआ है, हमारे तो जो छोटे मोटे जो लोग थे जिनके साथ एक गलत काम हुआ था उनके अंदर भी हिम्मत आई, वो भी बाहर आए और खुल के कहने लगे। इस जो मीटू कैंपेन था, इस मीटू कैंपेन में रखा, उन्होंने कहा कि हमारे साथ, जैसे आपने देखा होगा नाना पाटेकर के ऊपर आरोप लगे, आपने देखा होगा कि बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुतों के ऊपर मीटू के आरोप लगे। तो ये क्या था, एक तरीके का ये कल्चरल हेजिमनी ही तो है। समाज के अंदर लोगों के अंदर ये बौद्धिकता के आधार पर लोग इसको मान रहे कि यार ऐसा भी हो सकता है। अब वो समय आ गया कि मैं भी अपने बारे में बोलूं, मेरे साथ जो गलत हुआ वो बोलने की क्षमता आई। काम तो इस मीटू होने से पहले उनके साथ भी गलत काम हुए थे ना, और जब ये मीटू आया तभी लोगों के अंदर ये भाव क्यों आया? क्यों? क्योंकि यही है, इसी को कहता है ये कल्चरल हेजिमनी। समझ में आ रहा है? चलिए आगे शैक्षणिक प्रभाव के, तो ग्रामसी के विचार में उपनिवेशवाद महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि अगर शैक्षणिक प्रभाव दिखे, ये क्या कहता है कि उपनिवेशवाद को और का हमको क्या करना पड़ेगा, हमको प्रॉपर उसके जो विचार है उनका अध्ययन करना पड़ेगा। जब तक हम उपनिवेशवाद का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि इनका विचार क्या है, ये किस तरीके से हमारा शोषण कर रहे हैं। और जो उपनिवेशवाद वाला जो विचार है, इसी विचार को जब हम समझ लेते हैं तब हम सोसाइटी के बीच में बताते हैं। ऐसा आपने सुना होगा, दादा भाई नेहरू की एक बुक है ब्रेन ड्रेन थ्योरी, नहीं ब्रेन ड्रेन थ्योरी नहीं है, जो पैसा इनकी बुक का नाम है यार, जिससे वो कहते हैं कि भारत का पैसा कैसे बाहर जा रहा है। धन का निष्कासन सिद्धांत, धन का निष्कासन सिद्धांत दिया था एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था, अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया था, क्या नाम बताया था मैंने, क्या नाम बताया था? दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी ने समाज को बताया, उन्होंने इस उपनिवेशवाद को समझा और उसके बाद उन्होंने कहा, उन्होंने सिद्धांत दिया धन का निष्कासन सिद्धांत, कि किस तरीके से धन भारत से बाहर निकाला जा रहा है। और वो जो धन का निष्कासन सिद्धांत था नेहरू जी का, यही सिद्धांत को लोगों ने, जब लोगों ने समझा तो लोग फिर इस उपनिवेशवाद के खिलाफ खड़े हुए। तो इस तरीके से बुद्धिजीवी लोग बहुत क्या करते हैं, समाज के अंदर परिवर्तन करने में उनका अपना एक इंपॉर्टेंस रोल होता है, उनकी अपनी एक प्रासंगिकता होती है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है किसी भी समाज में परिवर्तन के लिए। उसके लिए पढ़ना, ध्यान रखिएगा, इनका मानना है कि क्रांतिकारी कौन लेके आएगा, समाज का प्रतिष्ठित वर्ग और बुद्धिजीवी। जैविक बुद्धिजीवी का मतलब है कि खुद समाज के अंदर खुद लोग पैदा होते हैं, कोई बनाता नहीं है। समाज के अंदर कुछ लोग होते हैं जो खुद, जिनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होती है। समाज के अंदर कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, लवी जी कह रहे हैं कि जैविक बुद्धिजीवी में जैविक शब्द क्यों जोड़ा गया, इसका क्या? देखिए जैविक बुद्धिजीवी का मतलब ये है कि जो खुद, जैविक का मतलब क्या होता है, जिसको जो स्वतः ही उत्पन्न हो। तो समाज के अंदर ऐसे लोग होते हैं जिनका स्वतः ही लोगों के अंदर क्या होता है, एक्सेप्टेंस होता है। तो ऐसे लोग जो है, ऐसे लोगों की लोग बात मानते हैं। इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल है टीचर, प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज के। इसे देखें, ध्यान दिया होगा, अगर आपको पता होगा जेएनयू इतना क्यों उछल, इतना फेमस क्यों है, सारे के सारे जो वहां पे लेफ्टिस्ट आंदोलन होते हैं जेएनयू में ही क्यों होते हैं? क्योंकि जो जेएनयू के प्रोफेसर है वो बच्चों को अपनी बात मनवाने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि उनका क्या है, प्रधानता है उस समाज में, उस यूनिवर्सिटी में, अपने बच्चों में। तो वहां के बच्चे उनके विचारों से क्या जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, और जो वो कहते हैं वैसे करने के लिए क्या हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं। ठीक है, अगर ग्रामशी की थोड़ी सी आप आलोचना देख लेते हैं, तो ग्रामशी की क्या आलोचनाएं हैं? मुझे लगा था मैं आज जॉन रॉल्स और ग्रामशी दोनों को पढ़ाऊंगा, 1 घंटे में दोनों निपट जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। चलिए कोई बात नहीं। अगर ग्रामशी की आलोचना की बात करें तो इसको, इसके ऊपर आरोप लगता है कि बहुत ज्यादा सैद्धांतिक है। बिल्कुल कह रहा है कि बिल्कुल वैचारिक रूप से हम क्या करेंगे, वैचारिक रूप से लोगों को जागृत करेंगे, फिर लोग जागृत होंगे,
वो अपने अधिकारों के बारे में समझेंगे, अपने उसके बारे में समझेंगे। तो क्या इसके लिए क्या कहता है, ग्रामशी का विचार व्यवहारिक क्रांति के लिए जटिल माना कि जो अगर ग्राउंड में अगर सच में क्रांति करनी हो तो इतने ऐसे से क्रांति नहीं होती है, व्यवहारिकता नहीं है इसी क्रांति की थॉट में। क्यों? क्योंकि क्रांति के लिए तो प्रॉपर बंदूक गोलियां होनी चाहिए। ये कि आप वैचारिक आधार पर क्रांति करेंगे ये सुनने में अच्छा लगता है, व्यवहार में ऐसा होता नहीं है। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा कहते हैं हमारे श्रीमान जी ग्रामशी जी की आलोचना के तौर पे लोग ऐसा मानते हैं, पहली चीज। दूसरा क्या है? दूसरा कहते हैं कि इन्होंने संस्कृति पे बहुत ज्यादा जोर दिया है। ठीक, इन्होंने क्या करा है? इन्होंने संस्कृति पे बहुत ज्यादा जोर किया है। ये क्या कहते हैं कि कुछ मार्क्सवादी आलोचकों का मानना है कि ग्रामशी आर्थिक कारकों को कम महत्व देते हैं। ये क्या कहते हैं? दूसरा आरोप क्या है इनके ऊपर कि मार्क्सिस्ट है परंतु फिर भी क्रांति के जो मार्क्स का विचार है उसको समर्थन नहीं करते, बल्कि किसको समर्थन करते हैं? आर्थिक कारक। जो मार्क्स कहता है कि आर्थिक आधार पर क्रांति होनी चाहिए, उस आर्थिक आधार पर क्रांति की बात ये नहीं करते। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। आर्थिक भौतिकवाद के क्या है, ये एक तरीके से विरोधी माने जाते हैं मार्क्सिस्ट होने के बावजूद। ऐतिहासिक भौतिकवाद के भी विरोधी माने जाते हैं मार्क्सिस्ट होने के बावजूद। क्यों? क्योंकि उसका जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है एक समय आएगा कि ये स्थिति की साम्यवाद आएगा। कहता है ऐसा नहीं है, फालतू की बात है। चलिए, साथ में अगर इसके उदाहरण को देखें तो भारत में आर्थिक असमानता पर ग्रामशी का विचार सीमित लागू हो सकता है। आगे चलते हैं। जटिल। दूसरी बात क्या है? इसकी जो लेखन पद्धति है, जिसने किताबें लिखी, वो क्या है? वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा मानना है लोगों का। ठीक है, जो इनकी प्रेजेंस नोटबुक है, इसकी जो भाषाएं हैं, जो अवधारणाएं हैं, जो इसकी कहने की शैली है, वो थोड़ी सी जटिल है। लोग उसको आसानी से समझ नहीं सकते। अगर भारतीय संदर्भ में बात करें तो ग्रामशी का सांस्कृतिक दृष्टिकोण भारत के जटिल सामाजिक संरचना को आंशिक रूप से लागू होता है। भारत के अंदर उच्च लेवल का नहीं, हाँ थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि लागू होता है, परंतु उस लेवल का लागू नहीं होता है। क्लियर? नेक्स्ट, अब लास्ट में आते हैं हमारे निष्कर्ष। क्या है लास्ट में? लास्ट में है हमारे निष्कर्ष। तो यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर हाँ, ग्रामशी का एक सिद्धांत और है, इस स्लाइड में नहीं है, इस सिद्धांत को नोट कर लीजिए। इस सिद्धांत का नाम है राज्य के सापेक्ष स्वायत्तता का सिद्धांत। क्या है? राज्य के सापेक्ष स्वायत्तता का सिद्धांत किसका है? ग्रामशी का है। जहां पर ये क्या कहता है कि राज्य अर्थव्यवस्था को और अर्थव्यवस्था राज्य को क्या करती है? प्रभावित करती है। जिस जैसा भी राज्य होगा उसकी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं उसको क्या कर रही है? प्रभावित करती है। और अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं राज्य को प्रभावित करती है। इसको ही कहा जाता है ग्रामशी का आर्थिक राज्य के स्वायत्तता का सिद्धांत। क्लियर? कोई बहुत बस ध्यान रखना है कि क्या मेन चीज क्या थी। ठीक है, और अगली एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो न्यू मार्क्सवाद है, नव मार्क्सवाद है, उस नव मार्क्सवाद का जो विचार है वो भी इस ही कौन जो हमारे ग्रामशी है, इन्हीं ग्रामशी के विचारों से प्रभावित है। ठीक, जो फ्रैंकफर्ट स्कूल की स्थापना की गई थी, वो फ्रैंकफर्ट स्कूल की स्थापना भी इन्हीं ग्रामशी के विचारों को ध्यान में रखकर आगे किया गया था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। फ्रैंकफर्ट स्कूल मार्क्सिस्ट विचारधारा है, पर सबसे बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका है? ग्रामशी का। क्लियर? आगे बढ़े। क्या है कि एंटोनियो ग्रामशी ने मार्क्सवाद को सांस्कृतिक और बौद्धिक दृष्टिकोण से समृद्ध किया। ये निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि मार्क्स ने क्या करा, ग्रामशी ने क्या किया? जो मार्क्सवाद को सांस्कृतिक और बौद्धिक दृष्टिकोण से क्या करा है? मजबूत किया है, पहली चीज। दूसरा, सांस्कृतिक आधिपत्य और बौद्धिक जैविक बौद्धिजीवी जैसे सिद्धांत को दिया जो आज भी प्रासंगिक है। ठीक, तीसरा क्या है? भारतीय संदर्भ में ग्रामशी के विचार सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन को समझने में उपयोगी है। तो ये हमारा ग्रामशी था। उम्मीद है आपको ग्रामशी समझ में आया होगा। अगर बात करें क्लास में चर्चा के प्रश्न मैंने कुछ ऐसे रखे कि ताकि क्लास में चर्चा की जाए, तो उसमें क्या आता है? क्या ग्रामशी का सांस्कृतिक आधिपत्य भारत में जाति और धर्म पर आधारित प्रभुत्व है? ये थोड़ा सा डिबेटेबल प्रश्न है, ये मेंस में कभी आ सकता है, पर ऐसा नहीं आएगा। या भारत में जो जैविक बुद्धिजीवियों की भूमिका क्या हो सकती है? जो जैविक बुद्धिजीवी है, अगर माना कि भारत के अंदर जातिवाद समाप्त करना है तो जैविक बुद्धिजीवी कैसे काम करेंगे? ये थोड़ा सा चर्चा का विषय है, सबके अलग अलग थॉट हो सकते हैं।
तो ये हमारे श्रीमान ग्रामशी जी भाई साहब थे। उम्मीद है आपको ग्रामशी जी समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो लिखिए जय हिंद, ताकि हम सेशन को कर सके बाइंड अप। चलिए, समझ में आया क्या? द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली, ध्यान रखिएगा, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली, इसकी स्थापना ये 1921 में करते हैं। कब करते हैं? 1921। देखिए, वेस्टर्न में सिर्फ एक बचा है, जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स के बाद फिर आपके शुरू हो जाएगा कौन? गांधी, अंबेडकर, सावरकर, और कौन है? गांधी है, अंबेडकर है, सावरकर है, शायद 3 या 4 है, और बस फिर खत्म है। अब इंडियन थिंकर बचे हुए, एक क्लास जॉन रॉल्स की हो जाएगी कल, तो जॉन रॉल्स कल खत्म। ठीक है, चलिए विद्वानों, आज के लिए इतना ही था। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। हाँ, मनु और कौटिल्य। मनु है, कौटिल्य है, गांधी है, अंबेडकर है, सावरकर है, ये 5 है। तो इसके बाद हम मनु करेंगे, फिर कौटिल्य करेंगे, फिर गांधी करेंगे, फिर अंबेडकर, फिर सावरकर, फिर अंबेडकर। ठीक है, चलिए, जय हिंद। ईश्वर मेरा कल्याण करे आपके साथ। समझ में आ रहा है? सॉरी विद्वानों, यार वो लाइट लुट चली गई थी शायद, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। ठीक है, चलिए फिर सेशन को करते हैं समाप्त, यहीं करते हैं बाइंडिंग। उसके बाद फिर आपको मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।